तो हम लोग जो है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स की अगर जब बात हम करेंगे तो ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ का। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट और इसके डिफरेंट फिनोमेना का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। इन्हें बोल सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स डिफरेंट फेनोमेना। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट फेनोमेना की बात करूं तो डिफरेंट फेनोमेना की अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे अच्छा जो है हम लोग को फेमस है, 10 क्लास से सुनते आ रहे हैं। सबसे पहला बेसिक फेनोमेना जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन होता है पहला फेनोमेना लाइट का, सबसे फेमस आप लोग को सबको पता है। दूसरा फेनोमेना का नाम रिफ्रैक्शन है, सुने हो नाम आए, ये भी सुना होगा। और सुना होगा डिफ्रैक्शन का नाम सुना होगा आए, डिफ्रैक्शन। और सुना है नाम इंटरफेरेंस का नाम सुना है, इंटरफेरेंस। अच्छा, एक और नाम सुना होगा पोलराइजेशन, सुना है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना है। किसका फेनोमेना है? सब लाइट का। तो ये जो सब फेनोमेना है इसी का स्टडी है क्या, ऑप्टिक्स। लेकिन ऑप्टिक्स के बारे में एक बहुत अच्छा कोट है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उन्होंने बोला तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि आफ्टर स्पेंडिंग 50 years ऑफ माई लाइफ, है ना, टू नो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइट, लाइफ नहीं, व्हाट इज लाइट, एंड I come to conclusion that throughout of my life I will be studying only to know what is light। मतलब 50 साल बिताने के बाद लाइट को जानने के लिए, लाइट का स्टडी करने के बाद वो ये फाइनली कंक्लूजन का, अगर हम अपना पूरा जीवन और भी बिता दें तो यही जानने में हम लगा देंगे कि लाइट क्या होता। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि इन मॉडर्न डे सम रास्कल्स, ऐसा उन्होंने लिखा है ना, सम रास्कल्स थिंक दैट दे नो ईच एंड एवरी थिंग्स इन लाइट। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा अंधेरे में ड्यूलिंग में रख रहे हैं कि लाइट वो जानते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट था। तो हम लोग कौन होते हैं भाई उस स्टेटमेंट को गलत करने वाले, है ना। तो सोच लीजिए कि लाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। लेकिन ऑप्टिक्स की अगर हम चर्चा करें बच्चा, तो दो साइंटिस्ट का नाम बहुत फेमस है। एक भाई साहब हैं जिनका नाम है न्यूटन, और दूसरा भाई साहब है जिनका नाम है हाइजन। यही दोनों को बोला जाता है कि भाई यही सबसे ज्यादा स्टडी किए, किसमें, लाइट में, है ना। ये भाई साहब सपोर्ट करते हैं कौन नेचर को, पार्टिकल नेचर को। कौन सा नेचर को, पार्टिकल नेचर को। और ये सपोर्ट करते हैं वेव नेचर को, वेव नेचर को। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूटन और हाइजन के समय में, यानी कि लगभग 17वीं शताब्दी में ना, 18वीं शताब्दी नहीं, 18 सेंचुरी, कितना था, 1700 कुछ था ना शायद, 18 सेंचुरी के आसपास। इससे पहले लोग लाइट के बारे में नहीं जानते थे, लाइट के बारे में नहीं पढ़े थे, लाइट का एनालिसिस नहीं किए थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडली हो गया और उसको ज़्यादा लोग जानने लगे, इसका एनालिसिस ईजी हो गया। तो लाइट का जो है सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के तो स्टूडेंट्स हैं नहीं कि बीएससी एमएससी करना है फिजिक्स में, तो इसके बहुत ज़्यादा स्टडी करें, ठीक है ना। तो लाइट को हम लोग जनरली जो हम लोग सिलेबस में है उसी पे आएंगे। तो ये हम लोग लेकिन समझ जाएंगे कि लाइट कई नेचर का होता है,
ड्यूअल नेचर का होता है, नहीं ये पढ़े हो ना तुम लोग। तो लाइट, इन दोनों के बाद ये तो क्लियर हो गया कि कैसा नेचर का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। जब हम वेव ऑप्टिक्स तुम लोग को पढ़ाएंगे तो वहां पे हाइजन का प्रिंसिपल बताएंगे तुम लोगों को हम। क्या होता है कि जब कोई आदमी कोई पहले से जो एस्टेब्लिश्ड है, पहले से जिसका बहुत बड़ा नाम है किसी चीज में, और उसके समकक्ष अगर कोई दूसरा आदमी आ करके कुछ अलग बात कहता है तो लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं और लोग उसका तवज्जो नहीं देते हैं, ये सच बात है। तो न्यूटन्स का बहुत बड़ा चूंकि नाम था, भयंकर, कोई भी हिमाकत नहीं करता कि न्यूटन्स के खिलाफ कोई कुछ बोले। हाइजेंस उस समय ना नया नया बोला, नहीं न्यूटन जो बोल रहे हैं ना गलत है, और ये किस नेचर का है, वेव नेचर का है। तो इसकी चर्चा हम डिटेल्स में करेंगे जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे ना, तब कैसे कैसे आया, ठीक है ना। लेकिन बाद में फिर इसको सपोर्ट मिला और तब से लोग ज्यादा जानने लगे, है ना। तो एक तुम लोग नाम सुना होगा मैक्सवेल्स, है ना। तो आप बोल सकते हो क्या कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स, तो हम लोग जो है इतने बेसिस के बाद हम लोग कुछ लाइट के बारे में लिखते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं, तो ऑप्टिक्स को दो कैटेगरी में रखा गया है। देखो ये सब दिख रहा है तुमको, ये सब, ये फेनोमेना, है ना। कुछ कुछ फेनोमेना जो था, जैसे डिफ्रैक्शन और कौन सा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये हमारा इनसे डील ही नहीं हुआ, ये बता ही नहीं पाए ऐसा फेनोमेना हो भी तो क्यों रहा है। इंटरफेरेंस जो लाइट का शो कर रहा था ना, बोला ठीक है, लोग क्वेश्चन करने लगे कि जब आप बोल रहे हैं कि वेव नेचर का नहीं है, तो बताइए कि आप इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। He can't explain, he is unable to, तो particle nature cannot explain the phenomena like diffraction, like interference, and हाइजन ने इजिली उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि देखो ऐसा ऐसा फेनोमेना हो रहा है, इसके पीछे ये रीजन है। तो ऑब्वियसली जब रीजन आप दीजिएगा और एक बंदा रीजन नहीं देगा, तो चाहे कितना बड़ा नाम हो, लेकिन वो लोग तो विश्वास करेंगे ना भाई कि ये बंदा जो रीजन दे रहा है, ये सही सही जानकारी दे रहा है लोगों को, बता रहा है इसके पीछे क्या रहस्य है, तो ही माइट बी राइट, ये वाली बात हो गई। तो हम लोग ऑप्टिक्स को दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, है ना, ये सब फेनोमेना को देखते हुए। एक है फिजिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स कितने कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग, दो कैटेगरी में, है ना। तो ऑप्टिक्स को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा कौन सा, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें क्या करोगे बच्चा, इसी को तुम बोलोगे एक और नाम से जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। यानी कि लाइट को आप क्या ट्रीट करेंगे, लाइट इज ट्रीटेड एज रे, लाइट को क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, रे के तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। और इसमें लाइट को क्या ट्रीट करेंगे, लाइट ट्रीटेड एज, हाँ ट्रीटेड एज वेव, ठीक है, लाइट ट्रीटेड एज वेव, ठीक है ना। वेव फ्रंट वहां पे नाम आप सुनेंगे आगे कैसे पढ़ता है, ठीक है। तो ये दो फेनोमेना है जो ऑप्टिक्स को हम लोग को पढ़ना है, और यही दोनों ऑप्टिक्स है हम लोग को पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल वाला पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, वेव वाला पढ़ना है, जिसको फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द टू ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स वी हैव टू स्टडी। इसी दो ब्रांच में हम लोग सारे फेनोमेना को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर ना, कोई दिक्कत। तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कि लाइट का 2-4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि लाइट होता क्या क्या चीज है, ठीक है। तो चलो इसको उतार लो कि ऑप्टिक्स किसका स्टडी है, लाइट का, और लाइट से होने वाले फेनोमेना का, है ना। अच्छा, तो कौन कौन सा फेनोमेना है भाई लाइट में, ऑप्टिक्स में, तो ये सब फेनोमेना है, इसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारे फेनोमेना को कितने कैटेगरी में हम स्टडी करने वाले हैं, तो एक ज्योमेट्रिकल का सेक्शन होगा जिसमें ज्योमेट्री के सहायता से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। एक किसमें, फिजिकल में, जिसमें वेव के थ्रू हम लोग फेनोमेना को पढ़ने वाले। यहाँ भी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, यहाँ भी रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे, यहाँ भी रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे, यहाँ इंटरफेरेंस पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग इंटरफेरेंस नहीं पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल वाला में इंटरफेरेंस नहीं पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल वाला में हम लोग इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डील ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो तो उतार लो इसको, फटाफट उतारना चाहते हो तो। लाइट की अगर बात करें, लाइट सबको पता है तुमको कि
इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट में क्या हो गया, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो क्या क्या चीज उसके साथ जा रहा होगा, बताओ। लाइट के साथ क्या क्या चीज जा रहा होगा? तो लाइट में लाइट क्या क्या चीज कैरी करता है? कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है। क्या क्या चीज को कैरी करता है? एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है। वेरी गुड, एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है लाइट। तीसरा अगर बात किया जाए तो इसको बोल सकते हो कि इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ, इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पे? इन वैक्यूम। अच्छा, तुमको पता है ना कि लाइट जो है इट इज, है ना, ड्यूअल इन नेचर, हाँ या ना? इट इज ड्यूअल इन नेचर। कौन कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर और, हाँ तो लिख सकते हो पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा नेचर? वेव नेचर, ठीक है ना, वेव नेचर। आगे अगर देखा जाए तो तुम बोल सकते हो इट इज, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स में लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोड्यूस होता है ना, प्रोड्यूसेज ड्यू टू वेरिइंग, क्या चीज बताओ? वेरिइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है कि तुमको पता है ना ये चीज, तुम लोग सबको, कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है चेंज करता है ना, चेंजेज करता है किस में? इन डिफरेंट, सबको पता है ना कि नहीं चेंज करता है। लेकिन जानता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी जो है ना ऑफ लाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम होता है। इंडिपेंडेंट क्या चीज से? हाँ, मीडियम से। तो बोलेगा सर क्या है, किस स्पीड रिटेन करता है? तो फ्रीक्वेंसी जो है ना इट डिपेंड्स, है ना, इट इज सोर्स डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है? सोर्स डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझना, है ना, इस वर्ड पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है ना और सोर्स डिपेंडेंट है। सोर्स डिपेंडेंट का मतलब कहने का समझो तरीका क्या? जो सोर्स लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो सिर्फ उतना ही फ्रीक्वेंसी का रहेगा। स्पीड उसका बदल सकता है, वेवलेंथ उसका बदल सकता है, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर ये ट्यूबलाइट एक सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं है, बताओ, है ना सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। वो जो हमारा क्या बोलते हैं सन क्या है? सोर्स ऑफ। तो जिससे जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो जितना फ्रीक्वेंसी का लाइट तुमने प्रोड्यूस कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? डिफरेंट मीडियम में। क्योंकि वो बल्ब जो है ना, जो बल्ब है, अब बल्ब का लाइट पानी में जाएगा, तेल में जाएगा, हवा में जाएगा, स्पीड बदल जाएगा, बट इसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है बताइए? और सोर्स कौन है लाइट का? बल्ब ना। तो बल्ब जितना प्रोड्यूस करो तो उतना ही प्रोड्यूस करेगा, वो थोड़ी अलग प्रोड्यूस करेगा। तो उसका स्पीड बदलने का कारण क्या है? वेवलेंथ क्या हो जाता है उसका? चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए वेवलेंथ जब चेंज होता है ना तो हम लोगों को अलग अलग कलर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? हम लोग लाइट अगर किसी चीज से देखते हो रिफ्लेक्ट होता है या फिर किसी चीज से पास होता है तो हमको उसकी कलर क्या हो जाता है? चेंज हमको दिखाई देता है। क्यों चेंज हुआ कलर में? कलर में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गया। अब वेवलेंथ चेंज होने का मतलब पक्का स्पीड भी क्या हुआ होगा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? और जो सोर्स एक बार जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज मतलब नहीं आएगा। अगर ये मेरा वेव, अगर मान लो रेडियो स्टेशन जो है वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वेव प्रोड्यूस कर रहा है
उसी फ्रीक्वेंसी पे हमको हर जगह मिलेगा, चाहे हम यहाँ पे सुने, कहीं चाहिए कहीं और सुने, चाहे कहीं और सुने। आपका अगर हमारा रेडियो मिर्ची का एग्जांपल बार बार देता हूं, अगर 98.3 मेगा हर्ट्ज है तो हर जगह 98.3 मेगा हर्ट्ज ही होगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे। लेकिन स्पीड वेवलेंथ उसका क्या हो सकता है, बदल सकता। क्लियर ना बउआ, मीडियम में, अलग अलग मीडियम में, ओके, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। इसलिए छत पे आप सुन लो या रूम के अंदर सुन लो, दीवार है ना चारों तरफ, लेकिन सिग्नल वीक और स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों हो जाता है सिग्नल वीक और स्ट्रांग? क्योंकि वेवलेंथ क्या हो जाता है। अब इस कमरा को ना पूरा एकदम उधर खिड़की बंद कर दिए, दीवार बंद कर दिए, दरवाजा लगा दिए। अब देखिए वेव तो वेव है, वेव को तो ट्रेवल करना है, दीवार से भी घुस के आएगा, शीशा से भी घुस के आएगा, दरवाजा से भी घुस के आएगा। लेकिन दीवार के बाहर क्या था, हवा, दीवार के अंदर भी क्या है, हवा, लेकिन बीच में क्या है, दीवार। और दीवार में क्या है, ईटा है, सीमेंट है, पेंट है। अब उसमें घुस के जब आएगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, होगा कि नहीं, स्पीड चेंज होगा ना। तो ये कारण है कि सिग्नल का स्ट्रॉन्ग वीक हो जाना। लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि रूम के अंदर आए ना तो अलग फ्रीक्वेंसी पे रेडियो मिर्ची काम करेगा, रूम के बाहर गया तो अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, अगर हम पानी के अंदर में सुन रहे हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। ऐसा होता है क्या? तो लाइट किस पे डिपेंड करता है, सॉरी लाइट का फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको एकदम दिमाग में ना भर लेना है ये चीज। चलिए तो हम लोग मिटाते हैं, आगे बढ़े। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहला टर्म आता है जिसका नाम क्या है बच्चा, क्या है बताओ, रे है, रे। अब रे क्या है, तो बोल सकते हो है ना कि इट इज, अब बताइए, ये भी बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए है ना कि रे भी बताइए, तो बताइए क्या है रे। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, imaginary lines in the direction of propagation, in the direction of propagation of light। सुना होगा ना नाम, in the direction of propagation of light, यही रे है ना, एरो से नहीं, इधर ये नहीं है रे, आए इसी से जस्ट एक होता है एक और नाम जिसका बीम है। इसमें क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। तो भाई ये जो है ना मेरा बच्चा, ये इसको बीम बोलते हैं। पढ़िए ABCD से शुरू करते हैं, ये हो गया बीम। लाइट का सबसे बड़ा खासियत, देखो कुछ कुछ चीजें तो इसमें मैं ऐसा बताऊंगा जो कि तुम लोग 10th में नहीं पढ़ा होगा। लाइट का सबसे बड़ा खासियत क्या है बाबू, लाइट ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट लाइन में, सुना है ना नाम, लाइट क्या चीज में ट्रेवल करता है। तो इसका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, यानी लीनियर प्रोपगेशन है बउआ। कैसा प्रोपगेशन है, लीनियर प्रोपगेशन। लेकिन यहीं पे आके थोड़ा सा हम जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, दैट इज नोन एज फिजिकल ऑप्टिक्स, तो वहां पे देखना कि लाइट रे की तरह जो बिहेव कर रहा है, यानी कि सीधा लाइन में जो चल रहा है ना, इसका एक लिमिट है, उतना ही तक ये रे, उसके बाद अगर कोई होता है ना तो उसके बाद ये लाइट रे की तरह बिहेव नहीं करता है, वेव बन जाता है, और ये रे ऑप्टिक्स के फिनोमेना को फिर एग्जिस्ट नहीं करवाता है। तो रे हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, यानी रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट, यानी जो स्ट्रेट लाइन में जो चलने वाला जो लॉजिक है, ये हर जगह वैलिड नहीं है, है ना।
अच्छा, इसका समझना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आम भाषा में हम लोग इसको वी कैन इजिली क्या अंडरस्टैंड, है ना। कैसे, तो मैं बहुत आसान ही तुमको बता सकता हूं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं है। तो ये क्यों स्ट्रेट लाइन में चलता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण ये है, इसका सिंपल सा तरीका या रीजन ये है कि द साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है ना, साइज ऑफ पार्टिकल, है ना, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर ये है तब ये रे सीधा लाइन में चलेगा। अगर साइज का पार्टिकल, सुनना ध्यान से, अगर पार्टिकल का साइज इवन, बड़ा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर इसके वेवलेंथ जो लाइट है ना उसके वेवलेंथ के बराबर भी हो जाए, अप्रोक्सीमेट भी हो जाए, तो भी लाइट सीधा लाइन में कभी भी नहीं चलेगा और बेंड कर जाएगा अपने रास्ते से। सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी अगर किसी पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो भी ये सीधा लाइन में नहीं चलेगा। और बड़ा हो जाएगा तो फिर जाने ही नहीं देगा, लाइट को जाने देगा नहीं ना। पार्टिकल का साइज बड़ा है, अब वेवलेंथ क्या है उसका, छोटा है, तो कभी भी लाइट को जाने नहीं देगा ना। दिमाग के अंदर घुस नहीं रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, अंग्रेजी उर्दू, है ना। तो इसको मैं एक फोटो से बताता हूँ। पहले ये उतार लिया है सब, आए उतारो फटाफट। देखो ये सब देखो पार्टिकल्स है ना, और ये सब कुछ भी पार्टिकल्स ये भी है ऐसा। अब देखिए, लाइट वेव नेचर का है कि नहीं है। तो अगर ये मान लो कि लाइट ऐसे आया, यहां पे देखो, सुनना बात को बच्चा लोग, मेरी बात पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक लाइट बनाओ, ये लाइट है, समझना ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा और रियली में तुमको पता चलेगा कि हाँ सर क्या हो रहा है। देखिए, ये भी लाइट एक बनाओ, ये भी लाइट बनाओ, ऐसा दिक्कत हो रहा है तो इसको एक मीन लाइन बना दो सबका। ये ट्रप क्रेस्ट, ट्रप क्रेस्ट, ट्रप क्रेस्ट, है कि नहीं है। आप बताइए वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, आई डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल या वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में यहां से यहां तक आएगा, यही ना वेवलेंथ है, बोलिए है कि नहीं है, बोलो बोलो। अच्छा, अब देखो जरा सा, ये पार्टिकल का साइज है। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, स्मॉल है, पार्टिकल का साइज क्या स्मॉल है, किसके रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, तो आराम से इसमें इसके ऊपर से लाइट निकल जाएगा, हाँ या ना। लाइट अगर आ रहा है तो लाइट पार्टिकल को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, जंप करके चला जाएगा ना। अब पार्टिकल उसको रोक नहीं पाएगा ना, जब रोक ही नहीं पाएगा तो सीधा लाइन जब जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है, और अगर बड़ा है और उसमें टकरा गया लाइट, तो टकरा के उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल का साइज लगभग इसके वेवलेंथ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो टकराने का तो एकदम चांसेस बढ़ जाएगा, कभी उसको ओवरकम नहीं कर सकता, है ना। और आम भाषा में यार हम लोग गांव में भी देखते रहे हैं, सिग्नल ले लाल यूज होता है ना, कि नहीं होता यूज,
कभी वायलेट सिग्नल देखे हो? नहीं ना। रेड सिग्नल क्यों यूज किया जाता है, बता सकता है कोई? उसका वेवलेंथ, तो उससे क्या फायदा? ज्यादा दूर जाएगा ना। क्यों जाएगा ज्यादा दूर? क्योंकि डिस्टरबेंस उसका क्या होगा, कम होगा ना। वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो उसके पार्टिकल्स, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स को कौन जंप करेगा? सबसे ज्यादा कौन जंप करेगा? अब वायलेट है, आसमान पूरा वायलेट नजर आता है नहीं। आप एक क्या करो, छोटका सा एलईडी जलाओ। एलईडी ब्लू वाला देखे हो कोई, वायलेट कलर का एलईडी देखे हो? पूरा रोशनी फैल जाता है। आप एक छोटा सा एलईडी जलाइए, यहाँ पे एक रेड, इसके बगल में जलाइए क्या, वायलेट। तो क्या देखेगा आप कि वायलेट वाला पूरा ज्यादा फैल गया है, और रेड वाला एक पॉइंट की तरह ही दिखाई देगा। क्योंकि रेड का डाइवर्जन क्या होता है, कम होता है, और वायलेट का डाइवर्जन क्यों, डिस्टर्ब क्यों हो रहा है वायलेट का ज्यादा? वायलेट की वेवलेंथ क्या है, याद है ना, वाइविगियोर। जैसे जैसे वायलेट से ऊपर चलते जाते हैं वेवलेंथ क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। अब वेवलेंथ बढ़ेगा तो डिस्टर्बेंस क्या होगा उसका, अब वेवलेंथ छोटा होगा तो डिस्टर्बेंस, यानी पार्टिकल से टकराने का चांसेस किस लाइट के लिए ज्यादा है, वायलेट के लिए कि रेड के लिए? तो ज्यादा डिस्टर्बेंस किसका होगा, तो ज्यादा दूर तक कौन जाएगा, रेड जाएगा ना, और कम दूर तक कौन जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सीधा लाइन में लाइट जा रहा है, लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन कब तक ये वैलिड है, जब हमारा पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ से क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यही मेरा समझाने का कारण था। ओके, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम जानते हो कि बताना है? लिख देते हैं ना, पैरेलल बीम, यानी कि हर एक रे के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। दूसरा है डाइवर्जिंग बीम, मतलब क्या कि सर एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। और एक होता है कन्वर्जिंग बीम, यानी कि बहुत जगह से लाइट आकर के एक पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, कॉन्सेंट्रेट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, यानी ये ओरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट सोर्स, और ये कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल पॉइंट। ये हो गया पैरेलल, ये हो गया डाइवर्जिंग, ये हो गया कन्वर्जिंग। क्लियर है? उतार लो जल्दी फटाफट। MIRROR, मिरर क्या होता है, एक ओपेक सरफेस जिसका एक तरफ क्या हो, कलर्ड हो, दूसरा तरफ साइन हो, नहीं है ना, कि एन ओपेक सरफेस whose one side is colored, है ना, एंड अदर साइड इज साइनिंग, है ना, या साइन, SHINED, है ना। साइन सरफेस को ही कौन सा सरफेस बोलते हैं बताओ? आए, जिधर साइनिंग रहता है उधर है ना रिफ्लेक्टिंग होता है, जिधर पेंट रहता है उधर रिफ्लेक्शन होता है, नहीं ना। तो भाई इसको, यानी कि हम लोग मिरर को, ओपेक सरफेस है तो सरफेस तो आपका कर्व भी हो सकता है और पैरेलल स्ट्रेट भी हो सकता है। तो मिरर जो है ना, कि देखो मिरर जो है अगर देखा जाए तो दो तरह का हो सकता है। कौन कौन से बताओ? एक का नाम है प्लेन मिरर, मैं ये सब ना छोटा छोटा चीज को जल्दी में निपटा रहा हूं। और दूसरा का नाम है स्फेरिकल मिरर। अब जब प्लेन मिरर का मतलब है प्लेन सरफेस होगा, यहाँ पे कैसा सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा, और स्फेरिकल में कर्व सरफेस होगा। क्या होगा, कर्व सरफेस होगा, ठीक है। और फिर से अगर बात करें हम, तो स्फेरिकल भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है बताओ तो? कॉन्वेक्स और तो भाई यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। एक होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या बोला तुम लोगों ने,
कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का एक और नाम है ना, कौन सा मिरर इसका नाम है? कन्वर्जिंग मिरर नाम है। बताइए, आप लोग तो सब जानवे करते हैं। और दूसरे का इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। नहीं, अगर हमको एक स्फेरिकल सरफेस ले लिए तो हम ये मान लेंगे बच्चा कि दुनिया का कोई भी मिरर है ना, वो एक कंप्लीट स्फीयर का ही पोर्शन होगा, कुछ नहीं। जैसे मान लो इतना बड़ा पोर्शन ले लिए हम, तो ये सरफेस मेरा बन गया ना। तो दुनिया का कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर दिया रहेगा तो उसको हम एक इमेजनरी सरफेस ट्रीट तो कर ही सकते हैं ना बच्चा लोग। अगर ये सरफेस दिया हुआ है तो अगर इसको हम बढ़ा के ऐसा कोशिश करें तो स्फीयर तो ये भी इमेजिन कर ही सकते हैं ना अपने दिमाग के अंदर। सर इसको एक हम इमेजिन कर सकते हैं, देखिए मिरर यहाँ से यहाँ तक है, इसको स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, इसका सेंटर रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो देखिए तो दो पोर्शन ले लीजिए, अगर इसका हम अंदर में कलर कर दिए तो बताओ क्या हुआ, जल्दी बताओ फटाफट। तो ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। कौन सा सरफेस हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। वेरी गुड। इसका नाम क्या हुआ? इसको अगर हम इधर से कलर कर दें तो ई कौन सा सरफेस हो गया? ई वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसका क्या नाम हो गया? ये वाला कौन सा है? कॉनकेव। ये वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स। बहुत अच्छा। और ई वाला को क्या कर दे, देखो इधर कलर कर दिए तो इधर वाला कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उतारना है तो जल्दी उतार लो, है ना। तो हम लोग अब शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ फाइनली सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है ना। तो चलिए मुबारक हो आपको, ऑप्टिक्स शुरू हो गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है कि जब आपका कोई लाइट किसी ओपेक शाइनिंग सरफेस पे पड़ता है तो जिस मीडियम से जाता है उसी मीडियम में वापस क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो उसको फिनोमेना क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, तुम ही लोग एक डेफिनेशन बताया था हमको, नहीं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या रे फ्रॉम शाइनिंग ओपेक सरफेस is called reflection। है ना। एक चीज लेकिन था बड़ा इंटरेस्टिंग, पता है क्या, कि जो एक डेफिनेशन हमको मिलता था ना, वो हर क्लास में वही डेफिनेशन मिलता था, उतना ही मिलता था, ना उससे ज्यादा मिलता था ना उससे कम मिलता था, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके बच्चा लोग, तो हम भी तुम्हारा भी याद हमको आ गया वो लाइन, तो हमने लिख दिया, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हालांकि मैंने वहां पे अपना दिखाने के लिए तुम लोग का गलत, ये देखो ऐसे तुम लोग पढ़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाता है ना। अभी देखो पढ़ाने के बारी है तो ही पढ़ाए, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि फिर से वही चीज़ हम 10th वाला चीज़ लंबा खींचे, कि सेम मीडियम में आता है, पता है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम मीडियम में होता है कि नहीं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है बताओ। तो सबसे पहला तो ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन क्या चीज? सेम साइड ऑफ, और हम लोग इसको बगल में इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरा का लॉ क्या था कि इंसिडेंट एंगल जो होता है इक्वल होता है किसके?
हाँ, तो लिख सकते हो इंसिडेंट एंगल जो होता है ना, इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखो इधर, तो ई हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर तो सबसे आसान होता है, ये कोई नॉर्मल डाल दीजिए, ये नॉर्मल नहीं हो गया। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहीं पे लाइट ऐसे आकर के गिरेगा और एंगल क्या क्या कहलाएगा बताओ? आई कहलाएगा। और इधर चला जाएगा तो ये एक एंगल क्या कहलाएगा? और हम बोल देंगे कि सर एंगल आई जो होगा वो बराबर होगा किसके? एंगल आर के, है ना। लेकिन अगर हम एगो मिरर समझे स्फेरिकल, है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज, तो देखो बच्चा हम क्या बोले कि तुम लोग को सोचना है ये कौन सा मिरर बनाए हम, बताओ फटाफट। कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो क्या बोले थे, एक बात बोले थे ना कि दुनिया का कोई भी कर्व सरफेस उसको आप एगो इमेजिन कर सकते हो, क्या चीज? स्फेयर इमेजिन कर लें इसको। तो देखो हमने क्या किया ना, इसको इमेजिन कर लिया एगो स्फेयर। क्या इमेजिन कर लिया? ये क्या हो गया इसका सेंटर। अगर मेरा बच्चा लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, ये क्या है बताओ? पी क्या है? पॉइंट ऑफ। तो नॉर्मल डालेंगे ना, तो दुनिया में कोई भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर नॉर्मल डालेंगे तो ऑलवेज पासेज थ्रू सेंटर, बिना कोई डाउट का। नहीं समझ में आया? ऑलवेज पासेज थ्रू। तो इस पॉइंट का नॉर्मल कहां से पास करेगा बच्चा? सेंटर से, है ना। तो यही मेरा नॉर्मल हो गया ना, हाँ या ना। अब इस पे जब कोई रे आएगा तो आने दो। तो मान लिया कोई रे ऐसे आया सर, देखिए आया सर, तो कितना एंगल पे आया? आई। तो ये क्या हो जाएगा, कितना चला जाएगा इधर? ये एंगल कितना जाएगा? आर से। और ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि कहीं भी आप लगा सकते हो, चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे स्फेरिकल हो। लेकिन स्फेरिकल में लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, किसी भी एक कनकेव मिरर रहे या कॉन्वेक्स मिरर रहे, उसको आप एगो स्फेयर, इमेजिनरी स्फेयर ट्रीट कर सकते। और एक इमेजिनरी स्फेयर ट्रीट करिए, उसका सेंटर पता कर लीजिए, और जिस पॉइंट पे तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना है उसको सेंटर से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। वो क्या बन गया? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल कौन बनाएगा? क्लियर है ना? उतार लो फटाफट। तुम लोग को टॉपिक की तो लिखोगे एंगल ऑफ डेविएशन, नाम सुने हो? यानी क्या है कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना क्या हो गया? डेविएट हो गया, मुड़ गया। नहीं, यानी बेंडिंग बोल सकते हो तुम, बेंडिंग ऑफ रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्टेड, है ना, या रिफ्रैक्टेड लाइट। कहां से? फ्रॉम इनिशियल और ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम इनिशियल और ओरिजिनल पाथ। तो देखो तो बउआ, हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? डेल्टा से। तो ये तो तुम लोग सब जानबे करता है, इसमें तो कुछ नया है नहीं। ये मिरर बना देते हैं बच्चा लोग, और ये नॉर्मल बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ। और ये कोई लाइट इधर से आ रहा है ऐसे। अरे यार तुम काहे बेंड कर गया भाई? तो अगर मैं बोलूं कि यहां से कोई अगर लाइट इधर आ रहा है तो ये इंसिडेंट लाइट है, और एंगल कितना बना रहा होगा? और चला गया किधर? इधर चला गया ना। कितना एंगल पे गया ये? आर पे। लेकिन लाइट ओरिजिनल में किधर? इधर जा रहा था ना। आए तो इनिशियल पाथ है ये ना, इनिशियल पाथ। इस पाथ से क्या हो गया? बेंड कर गया ना। तो कितना बेंड कर गया? ये ना बेंड किया। इस एंगल का क्या नाम है? क्या नाम है? डेल्टा। नहीं तो बताए तो मेरे को डेल्टा निकालना है। तो ई ई ई जोड़ के कितना डिग्री? सीधा लाइन है ये। तो तीनों जोड़ के कितना डिग्री? तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा जोड़ के कितना डिग्री? और दोनों सेम है ना, तो 2i लिख सकते हैं इसको। प्लस में डेल्टा बराबर कितना डिग्री? तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई?
180 माइनस 180 माइनस 2i, सही है ना। या फिर 2r भी तो लिख सकते हैं, इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ना, 180 माइनस में कितना 2r भी तो लिख सकते हैं। अगर मिरर जो है मेरा इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए तो ध्यान से, ये मेरा मिरर था इनिशियली, ये मेरा नॉर्मल था, और ये मेरा इंसिडेंट रे था। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, आई, और ये आर, ये लाइन शुरू में था ऐसा, और ये वाला एंगल कितना था, कितना था, डेल्टा था। अब क्या किए, इस मिरर को हम रोटेट कर दिए, ये हो गया मिरर। अब ये एम था बच्चा, ये एम डैश हो गया, ठीक है ना। अरे बोलो, तो मिरर को क्या किया तुमने, घुमा दिया, कितना एंगल से घुमा दिया, कितना एंगल से घुमा दिया, थीटा से घुमा दिया। लेकिन इंसिडेंट रे अभी भी क्या है, अभी भी वही है। तो नॉर्मल अब यहाँ पे इस पे डालेगा ना, तो ई वाला नॉर्मल हो गया, नॉर्मल कौन सा हो गया, बोलो सब लोग, एनएस हो गया ना नॉर्मल। नहीं समझा बात को, पहले मिरर पीला कलर वाला है नहीं एम, पहले मिरर कौन है, ये है नहीं। तो जब ये नॉर्मल है, ये जब मिरर है, तो इसके लिए नॉर्मल कौन है, ये ना। और ये इंसिडेंट रे है, और एंगल कितना है नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, हाँ। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्लियर। लेकिन अब हम मिरर को क्या किए हैं, मिरर को क्या किए हैं, रोटेट कर दिए हैं, कितना एंगल से रोटेट कर दिए हैं, थीटा से रोटेट कर दिए हैं। तो देखिए नॉर्मल भी रोटेट हो गया होगा कितना से, ऑब्वियसली बात है थीटा से रोटेट हो गया होगा, हाँ या ना। तो लेकिन इंसिडेंट अभी भी कौन है, वही है। तो क्या रिफ्लेक्टेड वही रहेगा अब, नहीं ना। ये एंगल कितना हो गया, थीटा ना। तो अभी मेरा कौन सा इंसिडेंट हो गया, अब ये इस नॉर्मल से इंसिडेंट लेंगे, तो इंसिडेंट कौन सा हो गया बताओ, ये वाला हो गया इंसिडेंट, कौन सा, हाँ। तो रिफ्लेक्टेड यही रहेगा अब, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वही रहेगा। रिफ्लेक्टेड क्या हो चुका है अब, बदल चुका है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे आपका बदल चुका है, और बदल करके आपका रिफ्लेक्टेड रे कुछ और हो गया है। तो ये हो गया अब रिफ्लेक्टेड रे, कने हो गया, ये हो गया कौन, बोलो बोलो जल्दी फटाफट, आर डैश नहीं। तो बचवा ये बताओ कि ई एंगल कितना होगा, ये टोटल इस नॉर्मल से ये वाला हो गया आई प्लस, ये भी कितना होगा यहां से यहां तक आई प्लस। तुमको निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मिरर को कितना डिग्री से रोटेट किए, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट कर गया, ये वाला निकालना है तुमको, समझ रहे बात को। तो एंगल थ्रू विच, एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मिरर को हमने थीटा डिग्री से क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। तो हमको ई एंगल निकालना है, ओके बच्चा। तो बताओ कैसे निकालोगे कि कितना से रोटेट कर गया, क्या कर दीजिए, ये तो आर है ना,
आए आर है ना ये टोटल कितना है आई प्लस थीटा है, तो इसको कितना लिख सकते हो तुम? आए देखो ध्यान से, ये टोटल आर है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है बात? हाँ या ना? अरे बोलो भाई बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। अरे भाई ये नॉर्मल है पहला का, ये नॉर्मल है दूसरा का, तो अगर मिरर रोटेट हुआ थीटा से तो नॉर्मल भी कितना से रोटेट हो गया? थीटा से। तो बताइए ई वाला आर जो पुरानका था ना, नयका रिफ्लेक्टेड रे कौन है? आर एस है ना, तो हमें ई वाला एंगल निकालना है। हम पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट कर गया जब मिरर कितना से रोटेट किया? थीटा से। तो हमको ई वाला एंगल निकालना है बालक, ई वाला। तो ई तो पता है ना, नॉर्मल से लेकर के शुरू वाला इंसिडेंट कितना एंगल है टोटल? तो पहले आई था और अब कितना हो गया? थीटा बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल? तो ये भी कितना हो जाएगा? आई प्लस थीटा हो जाएगा। और ई एंगल, सॉरी ई एंगल कितना है? थीटा है। और ई एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? आर है। तो ई निकाल सकते हैं ना, तो टोटल आर माइनस, अब ई टोटल कितना है? तो आई प्लस थीटा माइनस आर माइनस थीटा कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? तो कर दिए, तो क्या लिखेंगे? आई प्लस माइनस, माइनस में कितना? आर माइनस, और आई और आर क्या होता है आपस में? बराबर होता है ना। तो बताइए इसको लिखिए, आई प्लस थीटा माइनस आर, माइनस माइनस, और आई और आर क्या है? कितना आ गया? कितना आ गया? तो अगर मिरर को रोटेट करेंगे थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट कर जाएगा? अब एंगल ऑफ डेविएशन बताएगा तू लोग। एंगल ऑफ डेविएशन बता, यही ना है? यही ना है बच्चा? ये कौन सी है? डेल्टा डैश। अरे बोलो यार, यही नहीं डेल्टा डैश? नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? अरे बोलो, तो कैसे निकालेगा? देख यहां से यहां कितना था? ये कितना है? और ये कितना है? डेल्टा। और ये कितना निकाल के लाया? और ये कितना निकल के लाया? तो इस डेल्टा में से डेल्टा डैश निकालना, तो क्या करें? डेल्टा माइनस, तो डेल्टा डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा माइनस में 2। अरे बोलो, तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। सर डेल्टा रहने दीजिए, और देखो ना बड़े मजा आएगा, -2i रहने दीजिए, और माइनस कितना लिखिए। अब देखो डेल्टा रहने दीजिए सर, -2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? आई प्लस, सही तो लिखिए सर। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? 180 माइनस 2i। अच्छा, जब मिरर कितना डिग्री से घुमा दिए, तो इंसिडेंट एंगल पहले जो आई था अब कितना हो गया? आई माइनस, तो 180 में से कौन घटेगा? 2 इंटू इंसिडेंट एंगल ना, इंसिडेंट एंगल कितना है? आई प्लस थीटा घटेगा। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? 180 माइनस 2 इंटू इंसिडेंट एंगल। तो जब हम मिरर को रोटेट कर दिए थीटा से, तो इंसिडेंट एंगल पहले जो आई था अब कितना हो चुका है? आई प्लस, तो भाई डेविएशन एंगल कितना देगा? तो 180, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे इसका मतलब कितना है यहाँ पे? 180 ना, हाँ। तो 180 माइनस 2i, और तो 2 इंसिडेंट होता था, तो यहाँ पे 2 इंटू यही ना इंसिडेंट है या फाइनल वाला। मिरर के रोटेट होने के बाद इंसिडेंट एंगल कौन है? आई प्लस, तो वही तो किए 180 माइनस 2 इंटू में क्या चीज? इंसिडेंट एंगल। क्लियर? अरे क्लियर? हाँ तो उतार ले, क्रिस्टल क्लियर है तो। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब इमेज कैसे बनाते हैं? इमेज बनाने के लिए मिनिमम कैगो मतलब कि मिनिमम क्या बताओ मेरे को? इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कैगो रिफ्लेक्टेड रे कट करना चाहिए? मिनिमम 2 करना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो, तो ये प्लेन मिरर है, आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। मान ले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम ले लिए अपने मन से,
कितना दूरी पे ले लिए बच्चा बताओ, डी पे ले लिए वो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से कई गो रे पास करवाओगे, 2 गो पास करा दो, जन्ने कराना है उनने करा, तुम इंडिपेंडेंट हो। आप तो बताओ इमेज बनाने के लिए कई गो रिफ्लेक्टेड रे कट करना चाहिए, कम से कम 2 से ज्यादा भी ना, लेकिन कम से कम कई गो। जन्ने तुमको भेजना है भेजो, चलो कन्ने भेजे यहाँ से, एक भेज दे इधर। अब बताओ इधर भेज तो दिए हम, अब यहाँ जहां पे जाएगा तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा, रूले है सर। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल देखो बना दिए, नॉर्मल बना दिए। कितना एंगल बनाया ये आई, तो इधर चला गया ना, बोलो बोलो, ये आर हो गया, कोई दिक्कत? ये एंगल कितना हो गया आर, दोनों एंगल क्या है सेम है। अरे बोलो यार, और बताओ और कहीं रे पास करा दो, ऊपर पास कराए नीचे पास कराए, कहीं भी पास करा सकते हैं, बताओ किधर पास कराए? नीचे, चल नीचे पास करा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इधर पास करा देते हैं, करा दिए। यहाँ भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बना देते हैं नॉर्मल। सर बना दिए नॉर्मल, ये एंगल कितना हो गया आई, इसको I1 मान लें, इसको I2 मान लें। इधर इधर किधर जाएगा ये, ऐसे भेजा तो किधर जाएगा ये, इधर जाएगा ना। चलिए इधर चला गया रिफ्लेक्टेड रे, तो कितना एंगल पे गया R2 पे। अब देखिए एगो ई रिफ्लेक्टेड रे है, एगो ई रिफ्लेक्टेड रे, कहियो कट करेगा दोनों, तो क्या करते हैं इसको पीछे क्या करना पड़ेगा, हाँ तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए, आप इसको भी बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए। देखिए आप आराम से देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या बन गया, इमेज बन गया। अगर ऊपरों भेजते, मान लो यहाँ से यहाँ भेजते, तो अगर यहाँ से यहाँ भेजते, एक रे ऐसे भेजते तो किधर जाता, नॉर्मल डालते ऐसे, जैसे ऐसे जाता ना। अब फिर इसको भी बढ़ा दे तो पता है कहाँ मिलता, कहीं भी तुम भेज सकते हो रे। तो यहाँ पे बन गया इमेज। अभी जब तुम ट्रायंगल लगाओगे तो ये कितना एंगल बताओ आई ना, तो ये वाला कितना 90 माइनस आई, तो ये भी कितना 90 माइनस आई। अरे देखो ना सीधे ना बढ़ाए हैं, तो ये भी कितना आई, कितना डिग्री, तो जितना डिस्टेंस ई उतना डिस्टेंस ई है ना। तो कहाँ बना इमेज, किधर बना इमेज, बिहाइंड द मिरर बना है ना। और इमेजनरी बना कि रियल बना, बनाना डायरेक्ट बढ़ा, डायरेक्ट मिला है क्या, ये सब डिस्कशन करेंगे हम लोग। इमेजनरी कब हम लेंगे, रियल कब मिलेंगे। तो बताओ मिरर कहाँ बना, मिरर फॉर इमेज फॉर्म ना, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट, जल्दी बोल, हाँ बिहाइंड, फॉर्म बिहाइंड द मिरर लिख देता हूं, बिहाइंड द मिरर। ओके, एट सेम डिस्टेंस ना, कहां पे, एट इक्वल डिस्टेंस। अब देखिए समझिएगा, रियल ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुम लोग को, रियल तो कैसा बताओ, वर्चुअल इमेज, कैसा इमेज, वर्चुअल का क्या, इमेजनरी भी नाम है ना। लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो कैसा इमेज, रियल इमेज, कैसा इमेज, रियल इमेज। सीधा कि उल्टा, इरेक्ट, कैसा बताऊंगा, इरेक्ट सीधा भी बना के दिखाऊंगा है ना, इरेक्ट लेकिन क्या रोटेटेड है ना, बट क्या चीज रोटेटेड, कितना डिग्री से बाई, जो राइट है वो क्या बन जाएगा लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो नहीं समझा, ये मेरा लेफ्ट में है कलम, इमेज आईना में देखेंगे तो किधर दिखाई देगा, राइट में दिखाई देगा, समझा है बात कि नहीं। तो ये हो गया।